द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारों पर बात करेंगे। हाँ, ये किताब वाकई कमाल की है। बिल्कुल। तो हमने इसमें से 8 खास सबक निकाले हैं। देखते हैं ये पैसे को लेकर हमारी सोच और व्यवहार पर क्या रोशनी डालते हैं। कोशिश यही रहेगी कि इनके सार को समझें, देखें कि भाई दौलत, खुशी, संतुष्टि, इन सब के बारे में ये क्या सिखा सकते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सबक है, आप सब कुछ नहीं जानते। मतलब हम अक्सर अपने छोटे से अनुभव से ही पूरी दुनिया को, खासकर पैसे के मामलों को आंक लेते हैं। हाँ, ये बात बहुत सही है। लेखक कहते हैं कि हमारा अनुभव दुनिया का शायद पता नहीं 0.00001% हो, लेकिन हम उसी के आधार पर अपने 80% फैसले कर लेते हैं। बिल्कुल। जैसे किसी का शेयर बाजार में नुकसान हो गया तो बस मान लिया कि ये तो डुबाने वाली चीज है। हाँ, या फिर किसी को फायदा हो गया तो लगा कि बस यही तरीका है अमीर बनने का। सही बात। तो इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ अपने अनुभव पर ही टिके नहीं रहना चाहिए। सीखना जरूरी है दूसरों के अनुभवों से भी, किताबें पढ़कर या जानकारी लेकर। हाँ, इससे बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। हाँ। अच्छा, इसी से जुड़ा दूसरा विचार है, कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना लगता है। दुनिया बड़ी कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल। और नतीजे हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होते। लक और रिस्क यानी भाग्य और जोखिम, इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ, ये अक्सर हम भूल जाते हैं। किसी की सफलता या असफलता देखकर फौरन किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं। वो सर्वाइवरशिप बायस वाली बात भी यहाँ आती है। हाँ, सर्वाइवरशिप बायस। हम अक्सर सिर्फ सफल लोगों को देखते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं और उन हजारों को भूल जाते हैं जो फेल हो गए उसी रास्ते पर। बिल्कुल। तो सिर्फ दिखने वाले नतीजों पर ध्यान देना वो थोड़ा भ्रामक हो सकता है। सफलता के पीछे का लक और असफलता के पीछे का रिस्क, इन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। सही। अच्छा, अब आते हैं एक अंदरूनी सवाल पर। तीसरा विचार है, आपके लिए कितना पर्याप्त है। ये बड़ा सवाल है। आजकल जैसे महंगाई बढ़ रही है, सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना मुश्किल लगता है। साइड इनकम की बातें होती हैं। हाँ, जरूरी भी है। लेकिन अगर कोई लक्ष्य ही नहीं है कि कितना चाहिए, तो ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। लालच बढ़ता जाएगा। सही कहा। तो लेखक 2 बातें कहते हैं। एक, अपना इनफ लेवल तय करो और जब वो मिल जाए तो संतुष्ट रहो। दूसरा, दूसरों से तुलना करना बंद करो। ये तुलना और बिना लक्ष्य के भागना, ये अच्छे अच्छे समझदार लोगों को भी फंसा देता है। तो पर्याप्त की अपनी परिभाषा खोजना बहुत जरूरी है, वरना वो रेस चलती ही रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, चौथा विचार है कंपाउंडिंग की ताकत पर। हाँ, ये तो क्लासिक है। जैसे पानी पत्थर को बदल देता है ना, वैसे ही समय के साथ छोटे लगातार निवेश बहुत बड़े बन जाते हैं। वॉरेन बफेट का उदाहरण दिया जाता है। उनकी ज्यादातर दौलत 65 साल के बाद बनी। हाँ, जबकि जिम साइमंस का रिटर्न शायद उनसे ज्यादा था, सालाना रिटर्न। हाँ, लेकिन बफेट दशकों तक टिके रहे। हाँ। लंबे समय तक निवेश बनाए रखा। तो मतलब समय देना पड़ता है। बिल्कुल। जल्दी शुरू करना, चाहे वो 500 रुपए की SIP ही क्यों ना हो, वो बहुत मायने रखता है। कंपाउंडिंग सच में समय का खेल है। इसमें निरंतरता और धैर्य चाहिए। ये कोई फटाफट अमीर बनने वाली चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, 5वां विचार एक दिलचस्प फर्क बताता है। अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। ये बहुत जरूरी है समझना। पैसा कमाना शायद आज कुछ आसान हो गया हो, पहले से पता नहीं। शेयर्स हैं, क्रिप्टो है, ऑनलाइन बिजनेस हैं। हाँ, मौके ज्यादा दिखते हैं। लेकिन उस पैसे को बचाए रखना, मतलब अमीर बने रहना, वो ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि खर्च करने के आकर्षण भी तो बहुत बढ़ गए हैं। लोन, क्रेडिट कार्ड, EMI। हाँ, और वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन वाली बात भी है। पैसा आता है तो खर्चे बढ़ जाते हैं। सही। तो अमीर बने रहने के लिए खर्च पर कंट्रोल और सोच समझकर फैसले लेना उतना ही जरूरी है जितना पैसा कमाना। मतलब मितव्ययी बने, कंजूस नहीं। हाँ, बिल्कुल। जरूरत और चाहत का फर्क समझना बहुत जरूरी है, और एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का भी। हाँ, मतलब अपनी मेहनत की कमाई और निवेश से होने वाली कमाई, ये फर्क समझना जरूरी है। छठा सिद्धांत है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स का। एक तरह का एप्लीकेशन। मतलब अगर आप बार बार कोशिश करते हैं तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। ओके। निवेश में भी ऐसा ही है। अगर आप 50% बार गलत भी होते हैं तब भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेखक ने अपना उदाहरण दिया है कि 14 में से 7 शेयर नुकसान में थे। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी कुल निवेश पर 40% रिटर्न मिला, क्योंकि जो कुछ शेयर चले वो बहुत अच्छा चले। तो मतलब सारी बाजी सही पड़ना जरूरी नहीं है। नहीं। असफलताएं तो होंगी। हाँ। वो प्रोसेस का हिस्सा है। बस ज्यादा कोशिशें करनी होंगी। हाँ। ताकि कुछ बड़ी सफलताएं मिल जाए। सही। गेम में बने रहना जरूरी है।
अच्छा, 7वां विचार है टाइम रिच बनो। ये मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, मुझे भी। पैसे का सबसे बड़ा फायदा शायद यही है कि ये आपको अपने समय पर कंट्रोल देता है। बिल्कुल। असली अमीर शायद वो है जो ये तय कर सके कि उसे कब, क्या, कहाँ, किसके साथ अपना टाइम बिताना है, बिना किसी आर्थिक मजबूरी के। और लेखक कहते हैं इसका पहला कदम है एक इमरजेंसी फंड बनाना, कम से कम 6 महीने का खर्चा। हाँ, वो एक सेफ्टी नेट देता है, वो आज़ादी देता है कि आप मजबूरी में कोई फैसला ना लें। सही कहा। पैसा असल में स्वतंत्रता खरीद सकता है, अपने समय का मालिक बनने की स्वतंत्रता। बिल्कुल, यही असली दौलत है। और 8वां और आखिरी विचार है लग्जरी पर। लग्जरी इज नॉर्मल। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि लोग महंगी चीजों से, जैसे स्पोर्ट्स कार से, उतना प्रभावित नहीं होते जितना हम सोचते हैं। ओह, वो कार को देखते हैं, चलाने वाले को शायद नोटिस भी नहीं करते हैं। हाँ, ये बात तो है। हम सोचते हैं सब हमें देख रहे हैं, पर लोग अपनी दुनिया में मस्त होते हैं। बिल्कुल। और ज्यादातर महंगी चीजें क्या होती हैं? देनदारियां, लाइबिलिटीज। बिल्कुल। वो जेब से पैसा निकालती हैं, डालती नहीं। वो जेजी का एक कोट है ना, अगर आप कोई चीज 2 बार नहीं खरीद सकते तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ। तो इससे बचने का तरीका क्या है? वो 30 डे वाला नियम शायद? हाँ, वो एक तरीका हो सकता है। कोई गैर जरूरी महंगी चीज लेनी है तो 30 दिन रुक जाओ। अगर तब भी जरूरत लगे तो सोचो। हाँ, और बेहतर तो ये है कि ऐसी चीजों का खर्चा आपकी पैसिव इनकम से आए, आपकी मेहनत की कमाई यानी एक्टिव इनकम से नहीं। सही बात है, ताकि आपकी असली कमाई सुरक्षित रहे। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो धन के मनोविज्ञान से हमने ये 8 सबक देखे। अपनी जानकारी की सीमा पहचानो, भाग्य और जोखिम को समझो, पर्याप्त को परिभाषित करो, कंपाउंडिंग का लाभ उठाओ, अमीर बनने के साथ बने रहने पर ध्यान दो। सही, ज्यादा प्रयास करो, क्योंकि हर बार सही होना जरूरी नहीं है। समय की स्वतंत्रता को महत्व दो और लग्जरी को समझदारी से देखो। ये सारे पॉइंट्स बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ। इन सब पर सोचने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगर असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अपने समय पर कंट्रोल और आजादी है, तो हम अपनी रोजमर्रा की जो छोटी छोटी फाइनेंशियल आदतें हैं उनको इस बड़ी तस्वीर के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? मतलब कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे रोज के फैसले हमें उस आजादी की तरफ ले जा रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, इस पर सोचना तो बनता है।